काम करने के लिए अलाइन होने वाला है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन परिवार मिल करके पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे लेह लद्दाख के लिए एक नज़ीर पेश कर पाएंगे। आज जैसे कि डॉक्टर मनजीत पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के, आज जम्मू कश्मीर में इनका प्रवास है। जम्मू कश्मीर पे एक बैठक जो हमारी बैठक है, एक लीडरशिप मीटिंग। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे ये एम्प्लॉयज हैं जो एनपीएस के जुमला में आते हैं, वो आपके साथ शाना बशाना करने के लिए तैयार हैं, कंधा से कंधा बनाने के लिए। बस शर्त यही है कि आप आगे लीड करेंगे और दिल्ली में हमारी ये आवाज़ बनेंगे। और ये मसला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की आवाज़ जो है जब एक हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। मैं इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इरफान बजरान जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि भूपिंदर जी की क़यादत में जो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला प्रोटेस्ट एनपीएस के खिलाफ हुआ था। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, हम लोग जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी आवाज़ निकलती है तो पूरी दुनिया में जाती है। हम लोग अश्योर करते हैं आपको कि आपको अपनी स्ट्रगल को, हमारी जो स्ट्रगल है, इसको आप आगे ले जाने के लिए आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट जो है अगर चाहिए तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धरने प्रदर्शन करना सबको पता है क्या क्या इश्यूज इस स्टेट में रहते हैं। उसके बावजूद भी हमने पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। और इस धरती पर मैं डॉक्टर मनजीत पटेल जी का अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से, जम्मू कश्मीर के कर्मचारी, अधिकारी सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पे करता हूँ। उनके साथ में आज हमारे बीच में जो सिख एम्प्लॉइज मिनॉरिटी सेल के संगठन के बैठे हैं, उन आपका भी मैं और प्रोफेशनल प्रेसिडेंट बैठे हैं कुलवीर जी, आपका भी, क्योंकि आप पहले तो मनजीत जी के साथ तो बैठते थे, लेकिन आज एक थोड़ा नया सवेरा है, नई लाइन है, थोड़ा बैठने का तरीका मैं जो समझता हूँ कुछ नए लोग हैं, तो आपका भी मैं इसमें बहुत बहुत स्वागत परमजीत जी आप सभी का करता हूँ। समस्या क्या है, जड़ क्या है, हम सभी जानते हैं। बड़ी अच्छी बात कही कुलवीर जी ने कि आप जो राज हम पे करेंगे 5 साल, क्या उनको पेंशन जरूरी है? या जो 40 वर्ष देगा, या जो 40 वर्ष देगा पेंशन उसको जरूरी है। देश के राजनेताओं को और खास करके जो इस समय की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करने वालों को सीधा मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है। और हमारा नारा ही ऐसा होना चाहिए कि 5 वर्ष वाले को पेंशन जरूरी है या 40 वर्ष वाले को पेंशन जरूरी है। मतलब कहते हैं भारत विश्व गुरु बनाना है तो फिर 2 साल वाले को पेंशन दो। अगर भारत को परम वैभव की तरफ लेके जाना है, बाकी सारे उसको देश देखेंगे, तो फिर 1 साल जो मंत्री बनता है उसको पेंशन दे दो, जो 40 वर्ष रहता है उसका बढ़ापा बेकार कर दो। ये सोचने वाली चीजें हैं और ये अभी नहीं है, ये कई सदियों से चलता आया हमारे साथ। और ये लड़ाई के लिए आज हमारी लीडर्स की बैठक है, आज हमने मनजीत पटेल जी को सुनना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं पिछले दिनों एक विषय पढ़ रहा था कि हम भारत के वासी हैं, हम सबका भाव जो है वो सामाजिक समरसता होना चाहिए, बराबर का भाव होना चाहिए हम सबका। सभी नारे देते हैं हमें समानता से रहना चाहिए, हम जैसे परिवार में सब इकट्ठे रहते हैं, जैसे संगठन में हम बातें करते हैं, हम सब बराबर हैं, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। तो देशभर में भी जो कर्मचारी मेहनत और लगन से फोर्सेस पे लोग लगे हुए हैं, जो आपकी अधिकारी स्कीमों को जमीनी सतह तक लेके आते हैं, जो कर्मचारी उस स्कीम को लेके उसका लास्ट आदमी जो देश में है उस तक लेके जाते हैं, उसको आप ऐसे छोड़ दो? सोचने वाली बात है। जब हमने पहली बार इसका प्रोटेस्ट किया, इतना जुनून था कि कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार है, और उस समय नया था, लेकिन धीरे धीरे समझते गए। तो इसलिए आज का जो हमारी यहाँ बैठक है, इसके लिए समरसता का भाव कैसे आएगा जब आप उसको अपने बराबर समझोगे? जब एमएलए एमपी बंद कमरे में बैठ के रखेंगे पुरानी पेंशन,
और एक कर्मचारी को एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई तेरे लिए, तो फिर वहां समरसता का भाव नहीं है। वहां पे एक डिफर कर गया वो। और बंद कमरे में बैठ के अगर इतनी जरूरी है, अगर इतनी ही जरूरी है वो पेंशन कि एनपीएस, तो पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। पहले मोदी साहब गुजरात में रहे, गुजरात में वो वाली पेंशन को भी एनपीएस करें, मुख्यमंत्री रहे वहां पर भी, अब जो ले रहे हैं उसको भी करनी चाहिए। हमारे देश के लोकप्रिय नेता है, दुनिया जानती है, लेकिन कम से कम एक नजर ओपीएस से आपने एक कदम बढ़ाया आगे यूपीएस की तरफ, अब एक कदम और है उसको भी बढ़ाइए जल्दी, ताकि ओपीएस आए और सारा क्लियर हो जाए सारा। और कर्मचारी देश भर में कहीं भी अगर आप देखेंगे, देश भर में कर्मचारी अधिकारी ही हैं जो अपने देश में, हम कहते हैं ना, हम सुख से बेड के ऊपर सोए हैं। तो राजनेता थोड़ी बंदूक पकड़ी है उसने बॉर्डर पर। अगर हम बोलेंगे हमारा बच्चा पढ़ के केएस ऑफिसर बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं पढ़ाने आएगा। अब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर रहे ताराचंद जी, वो थोड़ी आते थे पढ़ाने, पढ़ा नहीं सकते थे बेचारे। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सरकार को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और आपको भी कहना चाहूंगा, हमें जीवन ऐसे नहीं मिला हमें भैया, हमें जन्म किसी के घर और में मिल जाता था। हमें इंसान अगर बनाया है, हमें कोई झूठ बोलने के लिए बनाया, हमें कोई निंदा करने के लिए नहीं बनाया, हमें किसी की चुगलखोरी, हमें लड़ने के, जहां जुल्म है वहां लड़ना है, जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां लड़ना है। इसके लिए हम इंसान के घर पैदा हुए, हम कोई करप्शन करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम कोई किसी को दर्द देने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम इंसान, और आप कोई भी इतिहास पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, सारे अपने ग्रंथ पढ़ लें, लास्ट में एक ही लाइन आएगी कि मैंने उधर भी बोला था, लास्ट में एक ही लाइन आएगी कि हमें सत्य पर चलना है, सत्य को नहीं छोड़ना है। और ये अगर हम पढ़ने लिखने के बाद ही बोलेंगे नहीं जी हमने लड़ना नहीं है, लड़ना किसने फिर? आज देश की स्थिति जो है, आज देश में अगर देखा जाए, राजनेता लोगों ने कितनी सुविधाएं अपने के लिए रखी आप सोच नहीं सकते। क्या एमएलए बीमार थे, मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, बीमार थे, बड़े पैसा नहीं है, कहते मैंने लोन लिया जी। मैंने कहा देखो 5 साल, सिर्फ 5 वर्ष रहना और पूरी सुविधाएं, लोन शोन 25, 30, 40 जितना मर्जी ले लो। अब देश को अगर कोई खोखला कर रहा है, देश की अगर अर्थव्यवस्था की यहां बात होती है, आज अगर भारत पहले नंबर पे भी पहुंच सकता है, लेकिन कुछ राजनेताओं की कटौती बंद हो जाए तो पहले नंबर पे आ सकता है हमारा देश। अगर हमारी इकोनॉमी खराब की है, अगर भारत की इकोनॉमी किसी ने खराब की है, तो वो राजनेताओं ने की है। कौन सी सुविधा बताओ? परिवार वाले कुछ नहीं है उनके लिए गाड़ी है, रिश्तेदार कोई आया था उसके लिए गाड़ी है, रहने के कोई प्राइवेट, यहाँ जितने भी डाक बंगलूज वगैरह बने हैं, आम बंदा नहीं जा सकता वहां, उनके लिए गाड़ी। मतलब सुविधाएं जो है, ट्रेन में जाएंगे सुविधा, जहाज में जाएंगे सुविधा, धरती के नीचे भी कोई सुविधा वो भी ले सकते हैं कोई, लेकिन वो शुक्र करो भी धरती के नीचे कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुविधा जो है वो इनको है। आप कभी पार्लियामेंट की कैंटीन में जाना, डॉक्टर साहब को पता होगा इनको कितने रुपए में थाली मिलती है। मैं गया एक बार, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा घर भी लेके जा सकते हैं, कितनी खा सकते हैं? अगर हमारे बंदे ने दिल्ली में जाके रोटी खानी हो, क्या स्थिति होती है, लेकिन इनके लिए सुविधा पूरी। छोटी छोटी सुविधाएं जो है, मैं देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आपको इसकी तरफ भी विशेष बंद करो इनकी सुविधाएं, क्या जरूरत है भाई? ये कहते हैं हम समाज सेवा के लिए आए हैं, तो समाज सेवी कभी वेतन लेता है क्या? समाज सेवी कभी पेंशन लेता है क्या? समाज सेवी कभी 20 अपने साथ सिक्योरिटी वाला रखता है क्या? मतलब समाज सेवी कहते हैं हम समाज सेवा है, हम निकले हैं इसके। समाज सेवा तो अप्लाई करता है भैया, 8 महीने सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है, अपने दूसरे डिपार्टमेंट। हमारा डेली वेजर पीएचई के लोग जहां देखो जम्मू में क्या स्थिति है, लेकिन लोगों के घर में नलका तो नहीं बंद किया। बोलेंगे नहीं जी लोगों के घर में बल्ब जग रहा है, लेकिन सैलरी मिली नहीं मिली, लेकिन लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है। इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, आज अगर हम कोई भी एक डिपार्टमेंट की बात ले लें, जम्मू कश्मीर का एक भी डिपार्टमेंट कि जिसमें सरकार का रोल है, बंद कमरे में बैठ के फैसले, उसके बाद उसका क्रियान्वित हम लोग करते हैं, और हमको मिलेगा क्या? एनपीएस। इसके लिए आप लोग बड़ी एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आपसे मेरा एक आग्रह है, मैंने पहले भी कहा, हम लोगों को अगर जन्म मिला है, अगर लड़के नहीं जाएंगे ना, संघर्ष नहीं करेंगे, तो जहां जाना वहां भी पेशी होनी है, वहां भी पूछना सुना भाई तेरे साथ जुल्म का क्या किया, बोलता रहा बस लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ा क्यों नहीं? लड़ते लड़ते लोग शहीद हो जाते हैं, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो मरना तो ऐसे भी है। अभी जहां से जाएंगे बाहर क्या होना कोई पता थोड़ी है हमें, लेकिन जब हम अधर्म सहन करेंगे, जब जुल्म सहन करेंगे, तो जीना बेकार है। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो डॉक्टर साहब नौकरी से भी टर्मिनेट रहा 2010 में, 25 दिनों के लिए निकाला मुझे, 25 दिनों के बाद वापस आ गया, फिर मैं 25 दिनों के लिए था कोई वहां पे, तो कर दिया। तो हमने तो नौकरी शोकरी टर्मिनेशन, सेवा तो हम कर रहे हैं भैया, हमें जो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, एजुकेशन एम्प्लॉइज, एक सेवा करना है, सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो जुर्म सहन करने वाली चीजें नहीं होती हमसे। अभी हमने जो पिछले दिनों प्रोग्राम किया, हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन अच्छा हुआ कि आज इसको शक्ल एक एनपीएस के माध्यम से भी मिल गई। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको कैसे करना है, देश भर में कैसे करना है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ से बताऊं, पिछले दिनों दिल्ली में बहुत बड़ा धरना हुआ, मैंने भी जाना था, नहीं किसी कारणवश नहीं जा सका, मेरी कोई और बैठक थी, कहीं और ही थी, नहीं जा सका। और वहां आपने देखा होगा लगभग 15-20 हजार के ज्यादा संख्या के लोग वहां पे आए थे, और डॉक्टर साहब की बैठक सेक्रेटरीट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वहां पे हुई। और इस समय अगर आप फेसबुक में, आप यूट्यूब में
डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल लिखेंगे, एनपीएस लिख देंगे आगे, जो ओपीएस तो उनका नाम आएगा सर, पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर रही है। देखो संगठन में कितना अच्छा लिखा जी, बैनर दिल्ली से बन के आया, ये डॉक्टर साहब ने पढ़ा लिखा, कोलैबोरेशन विद एआई व्हाट एंड व्हाई। हमें क्यों करना है, कोई कहता है हमें क्यों जुड़ना, किसके लिए जुड़ना, वो तो देश भर में जा रहे हैं, हर प्रांत में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक असली, क्योंकि पेंशन की लड़ाई पिछले 5-6 सालों से मैं भी नेशनल लेवल के लगभग सभी लीडर के साथ कॉन्टेक्ट में, पूरी जो नेशनल लेवल की जो लीडरशिप है, दिल्ली में भी धरना दिया, जहां से 100 लोग गए थे, उस समय बसें की थी हमने दिल्ली में जब धरना दिया था, लेकिन एक विचार के साथ, जहां एक बड़े अच्छे साथी ने, महबूब आलम जी हैं डोडा से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आइडियाज मिलते हैं तो संगठन फिर आगे बढ़ता है, वो एक कलेक्टिवली के साथ आगे बढ़ता है हमारा संगठन। तो इसलिए आप लोग सभी आज इस बैठक में आए, लेकिन जहां से मैंने पहले कहा था एक लीडरशिप की बैठक थी, आज हर डिस्ट्रिक्ट से 5-5, 10-10, 8-8 लोग लाए थे, और आज एक विचार लेके जहां से जाए, जो ओपीएस में है वो बार बार नहीं कहे मैं ओपीएस में हूं, मैं ओपीएस में हूं, बच्चे तो एनपीएस में आए, हो सकता है ओपीएस बंद कर दें आपकी, फिर आपका जीपी आ नहीं रहा है ओपीएस वालों का, जो अपना पैसा है वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा सभी लोग मिलके इस बीमारी को खत्म करना है। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूं, हमारा 8वां पे कमीशन, देखो सरकार की जब कोई सुविधा होती है तो सरकार अपने लिए 2 मिनट में कर देती है। किसी एमएलए को नई गाड़ियां लेनी हो, मंत्री को, हमें पूछना आता है, वो नहीं आता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे पास आते हैं कि बताओ जी हमें गाड़ी लेनी है, तो वो खुद कर। तो अब 8वां पे कमीशन जब उसका समय हो गया है, देना चाहिए सरकार को अपने। इसलिए ये लड़ाइयां बड़ी हैं। आपसे सिर्फ एक मौजूदा गुजारिश है, एक आग्रह है, सभी लोग मिलके इस संगठन की जो लीडरशिप हमारी है, अपने अपने जिलों में आने वाले समय में जिला स्तर पे बड़े बड़े प्रदर्शन हमें करना पड़ेंगे, और इन लोगों को उजागर कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि मेरे मन में बैठ गई कि वेतन 5 साल वाले को या 40 साल वाले को, ये लड़ाई जब हम जिला स्तर पर लेंगे, जिला स्तर से तहसील स्तर पर लेंगे, ये भाग ही जाएंगे बाहर, जहां जगह लिए देश के बाहर भाग जाएंगे, कहां जाना फिर उन्होंने। जब हमारी लड़ाई गांव स्तर पर पहुंच जाएगी, जो पॉलिटिशियन लोग कहां जाएंगे। इसलिए आप लोग इस लड़ाई में सारे लोग साथ देंगे, ऐसी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और इनको अश्योर भी करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के साथ साथ जो अन्य जगह हमारा कंटेक्ट है, हमारे पूरे जहां 10 जिलों में, कश्मीर के 10 जिलों में पूरा कंटेक्ट हमारा, हर जगह हमारा संगठन है। जैसे भी आपकी दिल्ली की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम इस लड़ाई में आपको जो भी निर्णय लगता है, आंदोलन करना है, कैसे करना है, आप रणनीति बनाइए, लेकिन हम अपना बुढ़ापे का सारा जो है वो बड़ा पीस चाहते हैं, उसमें शांति चाहते हैं। तो एक बार पुनः आप सब सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। के एम्प्लॉइज हैं, 1 करोड़ का बीमा, 2 करोड़ का बीमा हवाई जहाज में, अगर उसकी डेथ होती है, किसी ट्रेन में और किसी जगह पर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो 1 करोड़ का बीमा उसको मिलना चाहिए। क्योंकि पहले किसी ने उठाया ही नहीं, मुद्दे कोई नहीं उठाया, कभी बात ही नहीं की। हमने एक और मुद्दा उठाया, मैं अभी कॉमन मुद्दों की बात कर रहा हूं, स्टेट स्पेसिफिक मुद्दों की बात इंश्योर किया कि मिल जाएगा, और फिर 10 महीने सरकार सोती रही, 10 महीने, 15 जनवरी से लगा करके 28 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को भूपेंद्र भाई, हम लोगों ने पूरे देश में 100 अलग अलग शहरों से हम लोगों ने एक बैलून प्रोटेस्ट किया, या बैलून्स पर लिखा, बड़े बड़े बैनर लटकाए और बड़े बड़े बैलून हवा में छोड़े, और उस पर लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, 8वें पे कमीशन का गठन करो। 1 अक्टूबर की घटना, और 7 अक्टूबर को हमें पेंशन मंत्रालय ने इस मुद्दे पे बुला लिया। अगर आप गूगल करेंगे मेरी, आपको न्यूज मिल जाएगी। हम लोग वहां बैठे, फिर हम लोगों ने बात रखी, 7 अक्टूबर की घटना, उन्होंने कहा हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। 28 अक्टूबर को पे कमीशन का आधिकारिक गठन की घोषणा हो गई, लेटर जारी हो गया। अब फिर 28 अक्टूबर को लेटर जारी होने के बाद नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, हम लोगों ने फिर कैंपेनिंग शुरू की, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब एक ही जगह, न्यूज में, जितने भी अगर मेरे आप इंटरव्यूज देखेंगे, सब में 8 सीपीसी को लेकर के हमने मुद्दे उठाने शुरू किए। खैर ऑफिस भी मिल गया। पिछले महीने जनवरी में 8वें पे कमीशन को ऑफिस मिल गया, अभी 4-5 दिन पहले वेबसाइट भी शुरू हो गई। मुद्दा यह है कि पे कमीशन तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। मुद्दा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पे स्ट्रक्चर अलग होगा, और स्टेट्स में के साथ ये प्रॉब्लम है कि पता चले कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ने अपना स्ट्रक्चर ही अलग कर लिया। अब बताता हूं मैं कैसे। एक नहीं, केरल में तो 11वां, 12वां, 13वां पे कमीशन चल रहा है। हाँ, गूगल करिएगा, केरल बहुत आगे है, 11वां या 12वां या 13वां पे कमीशन चल रहा है। गूगल में पूछिए जरा, एआई है ना आजकल, तो उससे पूछिए कि केरल में कर्मचारियों के लिए कौन सा पे कमीशन इस समय गठित हुआ है। पंजाब में अभी 6ठा ही चल रहा है, पता है ना, आपका तो पड़ोसी राज्य है, 6ठा पे कमीशन है।
पंजाब को हिमाचल फॉलो करता है, पंजाब को हरियाणा, तो पेप्सू का पार्ट था ना ये, पंजाब को ही फॉलो करते हैं। बंगाल में छठा पे कमीशन अभी 2 साल पहले दिया गया है, वो सबसे आगे है दीदी, है ना। एलिगेशन सरकारों पे लगाना बहुत आसान है, केंद्र सरकार पे लगाना और आसान है, क्योंकि कहते हैं बड़ा जिद्दी सरकार है। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज अगर 18,000 रखा पहले कर्मचारी का, तो हर राज्य में कम से कम फर्स्ट पे लेवल 18,000 का होना चाहिए या नहीं? मैं आज यहां इसलिए आया हूं कि पे कमीशन तो आ जाएगा, अभी पता नहीं ये यूनियन टेरिटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि हो सकता है राज्य बन जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ऐसी संभावना है, लोग डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए। और जैसे ही राज्य बनेगा फिर वहां का मुख्यमंत्री कहेगा हमारे रेवेन्यू सोर्सेज कम है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के समान बनाएंगे, लेकिन हमारा पे स्ट्रक्चर अलग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में 54,000 से शुरुआत होगी और जम्मू कश्मीर में 34,000 से शुरुआत होगी। वो समस्या ना हो, उसके समस्या क्रिएट हो जाए, उसके बाद लड़ाई लड़ने से पहले है कि हम वो समस्या ही आने ना दें। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन इस बात की तस्दीक करना चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब आएगा, पटेल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, आवाज दो। मनजीत पटेल जी आगे बढ़ो, 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 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, 200 दिन में लागू करो, 8th पे कमीशन 200 दिन में लागू करो, 8th पे कमीशन 200 दिन में लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ग्रुप फोटो के लिए मेरे साथी आगे खड़े हो जाएं।